तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार गढ़वाल और ये है आरएनएम एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां आप तैयारी कर रहे हैं नीट 2025 के बेंच की। और ये है फुल हिंदी मीडियम बेंच। ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था बेसिक मैथ, हमने लगभग 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज लगभग कंप्लीट हो जाएगी आपकी बेसिक मैथ। और इसके बाद में जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, वे हम आज या कल तक आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहां आप सभी को उन क्वेश्चनों को हल करना है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वे आप हल कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते मैं उनको वापस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सोल्व करके बता दूंगा कि कैसे होंगे। बेसिक मैथ जब तक आपको समझ में आएगी उसी के बाद में आपको फिजिक्स समझ में आएगी, क्योंकि यही बेसिक फिजिक्स का आधार है। चाहे फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जरूरी है कि बेसिक मैथ का यूज हो, चाहे समाकलन का हो, अवकलन का हो, एलसीएम का हो, लोगोरिथम का हो, जैसे से गुणोत्तर श्रेणी का हो, समानांतर श्रेणी का हो, हर कहीं मैथ का यूज होता है। ठीक है। स्टार्टिंग में फिजिक्स और मैथ लगभग ही एक पार्ट थे, लेकिन इनको अलग अलग डिवाइड इसलिए किया ताकि इन दोनों को समझने में आसानी हो। ठीक है। मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था लोगोरिथम। ठीक है। आपको लोगोरिथम के कौन से फॉर्मूले वो याद करने, जैसे मैंने पढ़ाया था लोगोरिथम ए इंटू बी। ठीक है। ए बटा बी, ए की पावर एन या एक्स की पावर एन या एल एन एन टी लॉग। ठीक है। उसके बाद में मैंने log 1 से 10 के मान, हमेशा याद रखना log 1 से 10 के मान आपको याद रहेंगे तो आपको कोई भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। इसके बाद में वहां अगर आपको ये दो मान लगभग इंपॉर्टेंट याद रखें, जैसे log 1 का मान है, log 1 का मान था 0। ठीक है। log 10 का मान कितना था, log 10 का मान था 1। इस बार log 9 का निकालना हो तो 0.96 है, अगर log 8 का निकालना हो 0.90 है। कल परसों एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर एक log का मान होता है, सॉरी उसने पूछा था कि log 7 या log 8 के आसपास पूछा था कि सर 0.7 होता है उसका मान। शायद वो log 7 का मान था, 7 या 6 का था कि 0.7 का मान किसका है, 0.70 होता है। आपने 0.7 क्यों लिखा है। चाहे पॉइंट के बाद में आप 70 लिखो या 7 के बाद में आप चाहे कितने बिंदु लिखो, मान उतना ही होता है लगभग। जब आप यूनिट और मेंसुरेशन पढ़ेंगे वहां आपको पढ़ाया जाएगा सार्थक अंक। जैसे हम परसेंटेज पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं जैसे 99.83 है, हम उसको क्या पढ़े, तो अलग अलग उसके लिए थ्योरम होती है, अलग अलग कई जगह उसको 99.83 पढ़ा जाएगा, कहीं उसको हम 100 कर देंगे। वह इसलिए करेंगे कि कहीं जगह हमको आसानी हो वो कैलकुलेशन में। लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है, जैसे डॉक्यूमेंट में परसेंटेज आते हैं, उनको हम उतना ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि वह एक्चुअल नंबर है। लेकिन जब हम उनको 100 या 99 करते हैं, कुछ जगह 100 करेंगे, कुछ जगह 99 करेंगे, वह इसलिए करेंगे ताकि वो समझने में या उस क्वेश्चन में सोल्व करने में आसानी हो। उनकी अलग अलग कंडीशन होगी, जब यूनिट और मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको इसमें बताएंगे। तो हमने पढ़ लिया था लोगरिथम, पढ़ लिया था एलसीएम, पढ़ लिया था ए बी सी अपॉन डी। इनके लिए हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो भिन्न के रूप में आती है, चार संख्याएं जब भिन्न के रूप में हो, जैसे ए बटा बी अपॉन सी अपॉन डी, या तो ये समझ लो, या कोई भी संख्या ले लो जैसे 10/20 अपॉन 30/40। तो जो संख्या नीचे नीचे है वह संख्या ऊपर वाली सबसे ऊपरी संख्या से मल्टीपल हो जाएगी, सेकंड नंबर संख्या वो थर्ड नंबर संख्या से मल्टीपल हो जाएगी। मैथ में आप जितनी बार कोशिश करोगे सवाल सोल्व करने की खुद से, आपको ज्यादा आसानी होगी। ये जो फॉर्मूले हैं मैंने पढ़ाए हैं, इनको 2-3 बार आप लिख कर याद कर लो, या फिर आप अलग अलग जो मैं आज पीडीएफ डालूंगा उसमें आप सोल्व करके देखोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी बजाय पढ़ने के। ठीक है। पढ़ना सिर्फ आपको 1 या 2 बार है, बाकी आप लगातार अगर इनकी कोशिश करोगे, सोल्व करोगे क्वेश्चनों को, तो आपको सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में समाकलन और अवकलन है, उन दोनों में सिर्फ इतना ही याद रखना है, एक व्हाइट पेज ले लेना है और उस पर सारे फॉर्मूले लिख लेना है, अवकलन के एक साइड में और समाकलन के एक साइड में। 1-2 बार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ चिन्ह चेंज का फर्क है, कहां साइन कोस में है, कहां कोस साइन में, कहां माइनस का फर्क है। ठीक है। कोस है, को टेन का है। और साथ साथ आप लिखना चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लिख लेना, ताकि आपको कभी भी किसी भी टॉपिक में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मान पूछ लिया हो, किस कहीं अवकलन हो, कहीं
लोअर लिमिट माइनस ये पूछा। जब मैं आपको समाकलन पढ़ाऊंगा तो वहां आएगी लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो सब आपको एक व्हाइट पेज में लिख लेना है, ताकि आपको पूरी साल कभी भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैं एक बार वापस आपको बताता हूं। समाकलन में बेसिक तौर पे क्या होता है, समाकलन में इतना ही याद रखना है कि समाकलन में या तो डीवाई अपॉन डीएक्स होता है, एक ही बात है, या कोई फलन आपको दे रखा हो। फलन क्या होता है, फलन आपको ये दे रखा हो, जैसे मैंने कहा कि किसी संख्याओं का वर्गों का एक अंतराल, ठीक है, वर्गों का एक अंतराल दे दिया, ठीक है। अब एक व्हाइट पेज में लेकर समझाता हूं। मैंने लिखा कि किसी संख्याओं के वर्गों का अंतराल का सेट, संख्याओं के वर्ग अंतराल का सेट, ठीक है। तो उनमें एक फलन होगा, फलन क्या कहेगा, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स बराबर, या आप इसे वाई स्क्वायर रख लो, ठीक है, इसको काट के। अब एक्स के मान रखना, ठीक है, या ये दोनों मान आप सेम रखोगे। कैसे रखोगे, जैसे हमने लिखा कि एफ वन बराबर वन, तो वाई मान देगा वन। एफ बराबर टू, तो वाई मान देगा फोर। एफ बराबर थ्री, तो वाई मान देगा नाइन। इसका क्या मतलब है कि जब हम एक फलन में मान रखते हैं, ठीक है, इस फलन में हमने मान रखते गए, और ये मान, सॉरी, वन टू थ्री, इसमें ये वन फोर नाइन, ये मान क्या कर रहे हैं, इस फलन में मान रखे और दूसरे फलन में आपको आ गए। ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, मतलब कि समाकलन क्या होता है, समाकलन होता है सिर्फ फलनों का अवकलन, ठीक है। उसमें कणों की ढाल याद करना है, सिर्फ आपको इनके फॉर्मूले याद करना है, बेसिक फॉर्मूले, ताकि आपको दिक्कत ना आए। सिर्फ आपको चर और अचर में अंतर होना चाहिए, इसके अलावा आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना कि वो स्लोप क्या होता है। स्लोप पढ़ना चाहो तो आप बेसिक पढ़ सकते हो, एम बराबर टेन थीटा, हमेशा ढाल होगी वो टेन थीटा होगी किसी भी कण की। फिजिक्स में पढ़ोगे, जब आप गुरुत्व घर्षण बल पढ़ोगे, उसमें यह आएगा कि कोई कण कितने डिग्री का हो कि उस पर घर्षण बल अधिकतम कार्य करे। घर्षण बल क्या होता है कि जब हम किसी कण पर चलते हैं, तो जब चलते हैं तो अब उस वह कण हमें क्या करता है, हमारी गति को रोकता है। जैसे हम वाहन से गति कर रहे हैं, सामने से आने वाली हवा हमें रोकती है, ठीक है। जब रोकती है तो क्या करेगा, हम दोनों के मध्य एक घर्षण बल कार्य करेगा। घर्षण बल क्या करता है, यानी गति की प्रवृत्ति को कम करता है, यानी हमारी गति को कम करता है। वहां हम पढ़ेंगे ढाल क्या होगा, वहां होगी कि किसी कण को कितने डिग्री पर रखा जाए कि घर्षण बल का मान अधिकतम हो। हमने पढ़ा था कि साइन, सॉरी, टेन थीटा 45 का मान अधिकतम होता है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, और कितना होता है, एक होता है। तो याद रखना कि घर्षण बल के लिए अधिकतम कोण होगा 45 डिग्री होगा। वहां आपको अवकलन का प्रयोग पता चलेगा और इस ढाल का यूज होगा। तो मैं आपको लिखा देता हूं, क्या लिखना आपको, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, वन। और हमेशा याद रखना, घर्षण बल के लिए अधिकतम डिग्री का कोण, तो ये कितना होता है, ये होता है 45 डिग्री। यानी इस चित्र समझो, जैसे ये एक है, पहले हम सब छोटे थे तो हम देखते थे कि जो स्कूलों में लगती थी फिसलन पट्टी, वह लगभग 45 डिग्री पर होती है, जरा से उससे कम होती है, ताकि वह तो एकदम अधिकतम हो। जब यहां कण हम रखेंगे तो ये कण तेजी से इसके नीचे की तरफ गति करेगा, ठीक है। तो ये होता है कितने डिग्री का कोण, ये होता है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। अब आपको देखना है कि, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ढाल का होता है कि m बराबर
टेन थीटा, वहां हम पढ़ेंगे जब घर्षण पढ़ेंगे तो इसको वापिस हम देखेंगे। या टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, या सिर्फ थीटा की फॉर्म टर्म में लिखोगे तो वाई बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन, ठीक है। हमेशा याद रखें कि घर्षण बल का घर्षण कोण, घर्षण बल के लिए अधिकतम ये कोण या घर्षण कोण कितने डिग्री का होता है? ये होता है 45 डिग्री का। हाँ, कभी भी किसी कण की ढाल किसी के द्वारा ज्ञात की जाती है, हमेशा उसकी स्पर्श उसके सहारे गुजरने वाली रेखा की सहायता से, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि चर अचर, चर वे होते हैं जिनका मान किसी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन अचर कभी भी मान नहीं बदलता। अचर नहीं बदलता, चर बदलता है, ठीक है। हमेशा चर का अवकलन होगा 0, लेकिन अचर का आपका अलग अलग होगा, ठीक है। साइन का अलग है, कोस का अलग है, टेन का अलग है। एक क्वेश्चन मैंने बताया था एक्स की पावर एन, पावर एन है तो ऊपर पावर एन को नीचे मल्टीपल कर दो, डॉट एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ऊपर से पावर एक नीचे आई तो ऊपर की पावर में एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। ये अंतराल हम जब पढ़ेंगे कि तो समाकलन और अवकलन की एक लिस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्या अंतर होता है समाकलन में और क्या अंतर होता है अवकलन में, ठीक है। आपको आसानी होगी। एक बार वापिस देख लो, जैसे 5 और एक्स की पावर 4, तो ये कितनी हो जाएगी? 20 एक्स की पावर 3। ये क्वेश्चन है, आप या तो इनके फॉर्मूले रट सकते हो, रटो मत, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये पावर ऊपर जाकर इसी टर्म में सोल्व हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। बस थोड़ी सी प्रोसेस हल्की सी बड़ी होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी होगी, एक दो बार करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन पढ़ना आपकी साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। वहां हम पढ़ेंगे कि कोस एक्स का अवकलन क्या है, समाकलन क्या होगा? कोस एक्स का होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स। क्या समझे? वहां था, यहां है साइन एक्स का कोस एक्स, यानी चिन्ह पॉजिटिव, समाकलन होते ही चिन्ह आएगा नेगेटिव। वहां कितना था? यहां कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, समाकलन में जाते हुए कोस एक्स का प्लस साइन एक्स, ठीक है। यही अंतर होता है चिन्ह का, बाकी कोई अंतर नहीं होता। समाकलन में हमेशा ढाल निकलती है और अवकलन में सिर्फ छोटे छोटे खंडों का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है। यानी आपको एक दे लिया, एक वाहन की गति दे रखी है, वाहन की दे रखी है, एक कण की दे रखी है, एक तरंग की गति दे रखी है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी एक कण है वह इस प्रकार चल रहा है, कहीं तो उस दो कणों में मध्य उसकी स्थिति या तो उच्चतम होगी या निम्नतम होगी, ठीक है। उन दोनों के मध्य उस द्वारा क्या क्षेत्रफल तय किया गया, क्या दूरी या क्या अनुपात में वो दूरी तय की, बस उसी का मान होता है समाकलन, ठीक है। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये हो गए। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइन एक्स का, साइन एक्स का मान हमेशा एक मिनट, ए की पावर एक्स का अवकलन हो या समाकलन हमेशा एक रहेगा। क्या होगा? ई की पावर एक्स का अवकलन करो या समाकलन करो, वही का वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दे रखा हो, एक फॉर्मूला है इसमें दे रखा है कि साइन एक्स स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन एक्स का तो cos एक्स होता है, लेकिन यहां जो थीटा है ये एक्स स्क्वायर क्या है? इसकी थीटा या इसके साथ मल्टीपल है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे? इनको दो चीजें मानेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ये चीज ध्यान में रखना, सिंपल फॉर्मूले कभी नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे तो इसी टर्म में आएंगे, या तो एक्स की पावर 2 होगी, एक्स की पावर एन होगी, कुछ भी हो सकती है, या बट्टे में होगी, ठीक है। या फिर दोनों संख्या यूवी की टर्म में आएगी, या यू प्लस वी की टर्म में आएगी, या यू वी अपॉन की टर्म में। ये सिर्फ 3 या 4 टर्म है, इन्हीं टर्मों के रूप में आती है, इसके अलावा
कभी भी अवकलन का सीधा आपको पूछा नहीं जाएगा कि tan x का अवकलन क्या होता है, नहीं, वहां पूछा जाएगा tan x sec x प्लस 1/sec²x, इस टर्म में सवाल आएंगे आपको, न कि आपको ये दिया कि sin x स्क्वायर का अवकलन क्या हो। ये सिर्फ वहां होगा जब हम फिजिक्स के नॉर्मल डेरिवेशन करेंगे, तब आपको ये ध्यान में आएगा, ये याद रखना है, इसके अलावा इनको नहीं याद रखना, ठीक है। हाँ, तो इसका हो जाएगा डी अपॉन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, और इस कोस एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स स्क्वायर का क्या था, एक्स की पावर एन से करो, तो एन एक्स की पावर एन -1, तो दो में से एक पावर टू हो जाएगी, दो में से एक पावर गई तो कितनी बची, एक पावर, तो क्या लिख देंगे 2x कोस स्क्वायर, ठीक है। दो तीन इस प्रकार के दो तीन क्वेश्चन लो ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा है साइन 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इसका क्या होगा, क्या करना, पहले सेम का सेम कर दो आप, साइन का क्या हो जाएगा कोस 9x स्क्वायर प्लस 5x, इतने का हो गया। अब इस जो कोष्टक में है, उसका एक बार कर दो, तो 9 दूनी 18x प्लस 5, तो ये क्या होगा, इसका होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेना आपको साइन 3x का, तो साइन x का cos 3x डॉट 3x का क्या होगा 3, बस। और क्वेश्चन ले लो आप, cos x की पावर 7 क्या क्या होगा, तो इसका होगा 7x की पावर 6 डॉट, अब 7 का माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, ओके। और ले सकते हो आप log 3x प्लस 5, ठीक है, इसका क्या होगा, ये आपको हमेशा याद है, log 3x स्क्वायर प्लस 5, तो log x का क्या बताया था मैंने, शायद log x का नहीं लिखा है, तो आपको लिख लेना है log x का होता है 1/x, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो इसे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, क्योंकि 1/x हो जाएगा, जो कोष्टक में है उसको 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, देन अब जो कोष्टक में है उसको लिख दो, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। दो तीन दिन जब समाकलन का लगभग सॉरी अवकलन का लगभग यूज होगा जब वेग और त्वरण में होगा। कैसे होगा, वेग किसे कहेंगे, आपको देखना कि वेग जब कोई वाहन गति कर रहा है, वाहन एक दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, जब हम कभी स्पीड अधिक लेते हैं, कभी चाल कम चाल चलते हैं, ठीक है, तो वेग में समय के अनुसार अन्य परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, दर को क्या कहते हैं, त्वरण। हमेशा वेग को लिखेंगे, वेग को v से दर्शाएंगे, और त्वरण को, v का मतलब होता है वेलोसिटी, और इसका होता है एक्सीलेटर, ठीक है, इसको a से दर्शाएं, ठीक है। वेग को लिखेंगे dv/dt, और त्वरण को लिखेंगे हमेशा dv²/dt², ठीक है, या इसको लिख देंगे da/dt। तो क्या समझे, वेग में जैसे कोई फलन दे रखा हो, जैसे नॉर्मली आप कोई फलन ले लो, जैसे साइन एक्स स्क्वायर, आप इसको देखो कि v बराबर साइन एक्स स्क्वायर, अब आपको त्वरण निकालना है, तो क्या करोगे, इसका अवकलन करके देख लो, dv/dt बराबर
साइन एक्स का cos x स्क्वायर डॉट 2x। ठीक है, अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या होगा, लेकिन अब इसका अवकलन जो करेंगे वह सिंपल टर्म में नहीं करेंगे, बल्कि u प्लस वी के टर्म में करेंगे। u प्लस वी के टर्म में क्या होगा, जब कोई दो संख्या दी गई हो, पहली सेम की सेम, दूसरी का अवकलन, प्लस माइनस दूसरी कैसी ऐसी पहली का अवकलन, पहली सेम की सेम ले लो cos x स्क्वायर, अब इसका अवकलन करो, 2x का कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x ऐसे ले लो। अब पहले का अवकलन cos x का कितना था माइनस साइन एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर और कर लो 2x, ये होगा। अब इसको करोगे तो cos x स्क्वायर 2 cos x स्क्वायर माइनस ये मल्टीपल होंगे तो 4x स्क्वायर, और सॉरी ये हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा डॉट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ये होगा, इस प्रकार होगा जैसे u डॉट v का जब करेंगे तो होगा d अपॉन डी वी, डी अपॉन डी टी के हिसाब से कर लो तो u dv अपॉन डी टी माइनस v डी यू अपॉन डी टी, अर्थात क्या समझे, फर्स्ट सेम डॉट सेकंड का अवकलन माइनस सेकंड सेम और फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, और भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, एक क्वेश्चन और लिखाना चाहो तो मैं आपको वे के हिसाब से, क्वेश्चन है एक कण की चाल, एक कण की चाल, क्या कण की चाल या वेग v बराबर 2t टी की क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5 है, तो t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन शायद नीट 1998 के आसपास पूछा गया। उसमें क्या होगा कि हमें क्या दे रखा, v बराबर 2t की क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, t बराबर 2 सेकंड पर, तो क्या करेंगे, दो बार इसका अवकलन करेंगे। पहली बार करेंगे तो dv अपॉन dt बराबर 6t स्क्वायर माइनस 60, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 6t स्क्वायर माइनस 60, तो a बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, त्वरण a बराबर होता है v अपॉन माइनस v 0। ठीक है, देन t, ये होता है v, यानी वे का अंतिम मान माइनस वे का प्रारंभिक मान बटा t। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, तो dv अपॉन dt, तो हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt बराबर लिमिट t बराबर 2 सेकंड पर 6t स्क्वायर माइनस t, इस t का मान 0 से 2 सेकंड पे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको इस तरह मैथमेटिकल रूप में करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो 6 इंटू 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6 0 माइनस 6 0। इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको ये इतना ही याद करना। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, तो 24 माइनस 12, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये मान 12। तो डी ए अपॉन डी टी ये कितना हो जाएगा 12, तो t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण का मान होगा 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद में आपको तीन फॉर्मूले जो आपको एक बार लिखने हैं, आई सजेस्ट कि इनको एक बार आप लिख सकते हो ताकि आपको कभी भी अवकलन में दिक्कत ना है। वो क्या है, पहला है u प्लस v, ठीक है u प्लस v, ये v है, देन दूसरा है u डॉट v, ठीक है, देन थर्ड कौन सा है u अपॉन
बी। जब वो बट्टे के रूप में हो तब थोड़ा सा गैप के हिसाब से लिख लो ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। ये तीन फॉर्मूले, ये फोर नहीं है, ये यू, ठीक है। यू को वैसे प्रारंभिक वेग माना जाता है और वी को अंतिम वेग, ठीक है, लेकिन आपको किसी से डिनोट कर सकते हो, या इन्हें एक्स प्लस वाई के हिसाब से लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूले के क्रम में आपको पढ़ना है। जब हम पहले, मैंने बताया था कि जब किसी अचर का अवकलन करते हैं तो क्या होगा, अचर का अवकलन जीरो होता है, ठीक है। तो पहले का होगा, आपको लिखना है डीवी डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। कुछ भी लिखो, समय के अनुसार करो या अक्ष के हिसाब से, किसी के हिसाब से करो, लेकिन आप लिख सकते हो नीचे वाला कुछ भी, माइनस, सॉरी प्लस या माइनस, अगर माइनस है तो प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, डीवी अपॉन डी टी। सेकेंड में होगा पहला सेम का सेम, सेकंड का डीवी अपॉन डी टी माइनस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन। लेकिन थर्ड में एक टर्म अलग होगी, वो क्या होगी, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, देन सेकंड ऐसा का ऐसा पहले का अवकलन माइनस पहले का ऐसा ऐसा और दूसरे का अवकलन। ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद है, और बेसिक 1 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, और सिर्फ साइन एक्स कोस एक्स और टेन एक्स के, इनके शुरुआती फॉर्मूले, और सिर्फ अचर के, अचर का होगा जीरो, ठीक है। हम सॉरी समाकलन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं भिन्न, भिन्न गुणोत्तर श्रेणी और समानांतर श्रेणी और मिनिमम मैक्सिमम, फिर हम स्टार्ट करेंगे अवकलन। तो हमारा अगला टॉपिक है भिन्न, भिन्न व दशमलव, ठीक। या लिख सकते हो आप, इंग्लिश में लिखो तो फ्रैक्शन, और इसको लिखेंगे डेसिमल, ठीक है। आपको कोई संख्या दे रखी है, कोई पूर्णांक दे रखा है। अब आपको पहले में संख्या के बारे में मैंने स्टार्टिंग बोला था कि संख्या किस प्रकार की होती है, तो आपको लिखना है संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। देन फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल क्रीम, इस प्रकार नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये संख्या स्टार्ट, इनको दर्शाया जाता है एन के द्वारा, और ये स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाती, ठीक है। देन सेकंड संख्या होती है होल्स नंबर। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अर्थात ये तो पूरी है। पूर्ण का मतलब सिर्फ प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऐड कर दो, क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इनको दोबारा होल संख्या, होल को डब्ल्यू दोबारा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड पॉजिटिव। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब रियल नंबर, हम कहते हैं ना कि आपके रियल परसेंटेज क्या, आप बोलते हो कि 90.68 है, ठीक है, या तो अगले बोलते हैं कि हमें एग्जैक्ट नंबर बताओ या रियल नंबर बताओ, तो 90.67 होंगे, न कि हम 91 कर दे या 90 कर दे, ये नहीं एग्जैक्ट नंबर, तो उनको कहते हैं रियल या वास्तविक संख्या। रियल नंबर लिखेंगे, आर से डिनोट करेंगे, और ये संख्या माइनस इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट में माइनस तक जाओ, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से चलती हुई संख्या आएगी -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये संख्या चलती रहती। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती, किस प्रकार की, पहली होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं क्वाड्रिक, सॉरी परिमेय संख्या
और दूसरी होती है अप्रिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको P बटा Q के रूप में लिख सके। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है के नॉट इक्वल टू, यानी Q कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी हम तो ऐसे बोल सकते हैं Z/0। तो ये परिमेय संख्या होगी, कभी नहीं होगी। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और एक और होती है समिश्र संख्या। समिश्र में होता है हमेशा माइनस रूट आयोटा। ठीक है, सिर्फ एक संख्या होती है, आयोटा के मान चलते हैं, ये आपको नहीं पढ़नी, ये ट्वेल्थ में आते, ट्वेल्थ मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिनको हम P बटा Q के रूप में न लिखे, जैसे पाई है, √2 है, ऐसे मान है, इनको क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये 6 नंबर होते हैं परिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल जैसे हमें वो पूर्णांक दे रखा है, जैसे हमें एक पूर्णांक 25 दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, संख्या है, पूर्ण संख्या है, हमें इसके मान का एग्जैक्ट पता है, लेकिन हम इसके नीचे लिख दें 60, तो इसमें संख्या का पूरा भाग तो जाएगा नहीं। अगर हम यहाँ लिखते 100 तो भी पूरा भाग नहीं जाता। हम यहाँ लिखते 5, 25/5 लिख दिया, या हमने 8 लिख दिया, हमने लिख दिया 25/20 लिख दिया। इनमें पूर्ण भाग देने पर तो केवल यही संख्या आएगी, बाकी संख्या किसके रूप में आती है, डेसिमल में। तो इसका अब क्या होगा, या तो 5 से कैंसिल आउट कर दो, तो 5 + 12, तो इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.41। ठीक है, इसका भाग दोगे तो ये डेसिमल के रूप। अब ये संख्या भिन्न के रूप में आ गई। ये क्या है, ये थी, क्या था, एक पूर्णांक था। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक है जिसमें जीरो भी इंक्लूड है। और ये क्या बन गई यहां की, इसकी भिन्न। ठीक है, अब भिन्न को याद रखना, भिन्न को पूर्णांक में बदलने के लिए, पूर्णांक में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने नीचे शून्य लगा देने। ठीक है, तो नीचे ये 4.1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे 0.41 है, जब इसको हम नीचे 100 लगाएंगे तो ये 0.1 यूज। तो जो मान 25/60 का होगा वही मान 41/100 का हो। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट में देख लेता हूं इसको, 50 × 12, सॉरी 5 × 12.00, 12 चौक 48, 48 बचे 2, 20, हाँ यही मान होगा। ठीक है, और संख्या लेके देख लो, जैसे मैंने लिखा 75/100। ठीक है, ये किस रूप में आ गई, इसको हम काटे तो 3/4, भाग दे के देख सकते हो कितना हो जाएगा, 0.7, 7 चौक 30, 28, 2 बच गए शेष 7.5। तो ये 0.75 हो गए। जब हम इसको वापस भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.75/100, तो ये क्या हो जाएगा, 75%। ठीक है, और ले सकते हो, भिन्न को किसी भी संख्या में अगर दूसरी संख्या का पूर्ण भाग न जाता हो तो वह संख्या दशमलव में परिवर्तित हो जाएगी। दशमलव का मतलब हम कहते थे कि भाग टूट गया, यानी उस संख्या में पूर्ण भाग नहीं जा रहा, उस कंडीशन में हम पॉइंट लगाकर वहां नीचे 0 लगा दे। जैसे हमने ये लिखा कि 20/3 में भाग देना है, किसका, 6 का,
ठीक है, दशमलव समझना। हमने भाग दिया, 3 बार भाग पूर्णतः गया 18, शेष कितना बचे? 0, 2। अब यहां भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा दिया, यहां वापस 0। अब इसके बाद में वापस पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, जितनी बार भी भाग टूटे उतनी बार आपके 0 लगा देना। वापस 2 बार गया तो ये 3, 2, 0, तो ये भाग चलता रहे। ठीक है, अब ये भिन्न है, 0.33 है। इसको भिन्न में बदलने के लिए जितने अंक है उतने शून्य लगा दो, तो 333/100 का जो मान होगा वही मान 20/6 का होगा। ठीक है, अब भिन्नों के टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यानी भिन्नों के प्रकार। भिन्न में आपको दे रखा हो P/Q, जहां P इसका क्या है? अंश है, और Q किसका है? ठीक है, समझ गए आप? ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या कहलाती है? अगर अंश छोटा एवं हर बड़ा, तो उस भिन्न को कहेंगे उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रिक्शन, उचित भिन्न। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है अगर अंश बड़ा वह हर छोटा, तो भिन्न होगी अनुचित, यानी इनप्रॉपर, अनुचित भिन्न। ठीक है, ये दो समझ गए। अब तीसरी टाइप आती है समिश्र संख्या, समिश्र भिन्न या मिश्रित मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न की कंडीशन क्या होगी? जैसे आपको टाइप ऑफ दे रखा होगा कि 5, 12 इंटू 20, ये संख्या आपको दे रखी, इसको भिन्न, पहले आपको उसमें भिन्न में बदलना है, और भिन्न को आप पूर्णांक में बदल, जैसे XY/Z। ठीक है, ये लिखो, इस संख्या को इससे मल्टीपल करना है। ठीक है, 12×5 = 60, सॉरी 4 सॉरी, इसको इसे मल्टीपल करना है, मैं इसका टर्म भूल गया था, आई वन मिस्टेक। 150 + 12/30, तो इसका मान कितना होगा? 162/30। इसका क्या होगा? XZ प्लस Y/Z। और क्वेश्चन ले सकते हो आप, जैसे 3/5/13, 13×3 = 39 और 5 44/13। ठीक है, सोल्व करने आ गया आपको? सिर्फ क्या करना है, जो नीचे दे रखा है उसको x से प्लस y, बस ये भिन्न में बदल गई, और उसको दशमलव में कर लो, दशमलव में संख्या है उसको भाग देकर आप पूर्णांक में बदल सकते हो, 100 का भाग। ठीक है, इसके बाद में आती है बार को रिमूव कैसे करें, बार कैसे कैसे हटाए। ठीक है, रिमूव द बार। अब आप सोच रहे हो कि बार क्या होगा, अभी बताता हूं। जैसे कोई संख्या है 0.55, ये बार है। अब बार का मतलब होता है कि ये संख्या कितने टाइम तक रिपीट हो रही, इसको कहते हैं हम बार। जब भी कोई संख्या में बार दे रखा हो और उसको भिन्न में बदलना है, चेंज इनटू फ्रिक्शन, यानी भिन्न, तो क्या होगा? 5/9। जितने बार, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 5/9। तो लिखना आपको, बार को हटाते समय जितनी संख्या के ऊपर
बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 लगा सकते। और एग्जांपल लेके समझना, आपको आपको दे रखा हो 0.333, 3 पे बार है, तो ये क्या होगा 333 और नीचे 3 बार 999। ठीक है, एक कंडीशन आपको ये भी दे रखी हो कि 0.1254, इसको भिन्न में कैसे बदलो। सिर्फ दो संख्याओं पर जब बार दे रखा हो, लास्ट के 2 डिजिट पर जब बार दे रखा हो, लास्ट के 2 है 3 है 4 जितने भी टाइप पे जब डिजिट दे रखा हो, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। उनको सोल्व करते समय आपको लिखना है 1254, लिख लिया पूरी संख्या, माइनस जिन पर बार नहीं है उनको घटा दो, नीचे जितने पर बार है उतने 9 लगा दो, जितने पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज तो ये हो जाएगा 1242.99। ठीक है, क्या लिखना है, यदि एक दशमलव संख्या आवर्ती या बार के रूप में हो एवं सभी संख्या पर बार ना हो तो सूत्र क्या होगा, पूर्ण संख्या माइनस जिन अंकों पर बार ना हो, देन जितने पर बार इंटू जितने पर बार नहीं उतने 9, और जितने पर बार नहीं उतने 0। ठीक है, ये लैंग्वेज लिखने से बजाय सिर्फ आपको एक दो क्वेश्चन करने हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल लेके कर रहे हैं तो हम देखते हैं एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल होगा, सॉरी मैं लेता हूं 0.5513, 0, 3 पे बार, 2 पे बार नहीं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे 5.143, जिन पे बार नहीं उतने माइनस कर दो, माइनस जितने पर बार 999 इंटू 0। ठीक है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कभी कभार कोई डेरिवेशन में आ जाए तो बात अलग है, बाकी ये आपको कभी भी नहीं पूछा जाए। तो 130 में से 55 कर सकते हो, 30 कम 25 बच गए तो 54975 अपॉन 99900। तो ये क्या होगी, एक भिन्न संख्या हो गई। इसके बाद में सिर्फ आप दशमलव के दो रूप और पढ़ने। पहला रूप है दशमलव, दो प्रकार चलता है। पहली होती है शांत दशमलव संख्या और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। यानी एक तो साइलेंट डेसिमल नंबर हो गए, दूसरी अनसाइलेंट डेसिमल नंबर हो गए। 10 जैसे एग्जाम्पल की तरह समझो, फिर लिखेंगे इसकी भाषा। जैसे 5/2, ठीक है, हमने भाग दिया तो क्या आया 2.5 आ गया, यानी 2.5 आ गया। ये मान फिक्स है ना, इससे ये नहीं चलता कि 2.5321 आगे संख्या चलती रहे। इसमें समझो हमने लिखा 10/3, तो ये मान कितना रहेगा 3.3333 चलता रहेगा। जितनी बार आपको करना ये संख्या उतनी बार चलती रहेगी। जैसे 22/7 है, इसका मान चलता रहे, कितना चला 3.142857, 142857, ये मान चलता रहेगा।
और संख्या कर सकते हो 20/6 3.3333 कर सकते हो, 100.9 का कर सकते हो, ये मान चलते रहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है दशमलव के बाद में, जब दशमलव के बाद एक अंक तक आकर भाग पूर्ण हो जाए। जरूरी नहीं एक अंक तक या 2 अंक तक भी आ सकता है, 3 अंक, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, वह बार बार पुनरावृत्ति ना करे। दशमलव के बाद लगातार अंकों की पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है एहसान दशमलव संख्या। अब इन एहसान दशमलव संख्या को दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि शांत तो बस रुक गई। एहसांत में दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होगा कि या तो जो भाग के बाद में संख्या आती है, जो पॉइंट जैसे 3.33 है, ये क्या होती है, ये कभी रुकती ही नहीं है, सेम अंक चलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनमें रिपीटेड संख्या होती है, जैसे पाई का मान है, पाई एक अंकों तक, कुछ अंकों तक चलने के बाद वापस रिपीट होती है। कैसे 3.1287 ये होता है, फिर वापस होते हैं 142,857, ये मान चलता रहा। यानी अगर कोई संख्या कुछ विशेष अंकों के बाद में उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति करती है तो उन्हें क्या कहेंगे अशांत पुनरावृत्ति संख्या। ठीक है, अगर वो पुनरावृत्ति नहीं करती तो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो लिखना है अशांत दशमलव संख्या, ये आपकी हेडिंग। ठीक है, तो क्या लिखना है, पहली होती है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, और दूसरी होती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, यदि दशमलव के बाद उन्हीं अंकों का बार बार आना या आवर्ती होना। आवर्ती मतलब आवर्ती से क्या समझते हो, यानी वही चीज सेम काम बार बार करते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, वही काम बार बार करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे आवर्ती। कितनी बार हम उसकी आवर्ती करते हैं, जैसे स्कूल में से साल में दिनों की संख्या है तो वे आवर्ती के हिसाब से चलते हैं, लगभग 1 2 3 4 360 देर तक चलते रहते हैं। ठीक है, उसको आवर्ती कहेंगे। तो संख्याओं का आना या आवर्ती होना क्या कहलाता है आवर्ती एहसान दशमलव। दूसरी होती है अनावर्ती, जिनकी आवर्ती ना हो, दशमलव के बाद अंकों की पुनः आवर्ती ना होना। इसके आप जितने चाहो एग्जाम्पल लिख सकते हो, 10/3। ठीक है, दूसरा लिख सकते हो 20/3, तीसरा लिख सकते हो 22/7। इनकी संख्या चलती रहेगी। ठीक है, और पे लिख सकते हो और लिखना चाहो तो 50/6, ये चलते रहेंगे। लेकिन इनमें से दो संख्याएं कौन कौन संख्या, एक तो 6/7 है और दूसरी 11/7। ये सिर्फ दो दशमलव संख्या, और भी हो सकती है लेकिन हम इसको तो क्या मैंने क्या बताया, आप एक बार वापस देख। संख्या कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, रियल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको याद रखना सिर्फ प्राकृतिक
होल नंबर, रियल नंबर और प्रीमियर संख्या। प्रीमियर संख्याओं में सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि वे संख्याएं हमेशा p बटा q के रूप में हो, लेकिन q कभी भी जीरो ना। अगर q जीरो हो जाएगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी? किसी संख्या में, मैंने कल बताया था, किसी संख्या में जीरो का भाग जब देंगे तो उसका मान हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो जीरो मान कभी नहीं होना नहीं चाहिए। उसके बाद में कोई पूर्ण संख्या दे रखी हो, अगर भाग बार बार चल रहा है, पॉइंट के बाद में भाग टूट गया, टूटने की विधि हो सकती है, भाग अखंडित हो गया, भाग खंडित हो गया, तो वहां पॉइंट लगाकर उन संख्याओं की आवर्ती लिख सकते हैं या फिर जो अंक आएंगे उनको लिख देंगे। जब पॉइंट के बाद में अंक आ रहे हैं और उनको वापस भिन्न में बदलना है तो उनमें 100 का भाग दे। जितनी संख्या पॉइंट के बाद में आ रहे हैं उतने आप 100 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, उतनी बार 100 की शून्य लगा सकते हैं। ठीक है, p बटा क्यू उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा हो, अनुचित वो भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा हो। मिश्रित संख्या भिन्न में बताया था कि ये 5, 12/13 ये कुछ भी हो सकता है। जो नीचे हर है उसको साइड वाली संख्या से गुणा करो प्लस, और जो संख्या ऊपर है उसको ऐड कर दो। ठीक है, वो बन गई भिन्न। ठीक है, बार का सेट है, मैंने बताया कि जितने अंकों पर बार है उतने नीचे 9 लगा दो। देन सेकंड कंडीशन थी, अगर बार भी हो और बार नहीं भी हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहले पूरी संख्या लिख लो। ठीक है, जिन पे बार नहीं है उसको आप घटा दो। ठीक है, जैसे 100.10043 है, एक सपोज मानो पूर्ण संख्या लिख ली हमने 100 और 43, जिनमें बार नहीं है एक घटा दिया उसमें से। ठीक है, देन नीचे जितने बार हैं वो बार लिख दो, उतने 9 लिख दो, और जितने बार नहीं है उतने शून्य। ठीक है, इसके बाद मैंने दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत होती है, शांत। शांत वे होती है जिनमें भाग पूर्ण तरीके से चला जाता है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर भाग पूरा भी ना जाए तो दशमलव के बाद में 1, 2 या 3 अंकों के बाद में भाग रुक जाए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, शांत दशमलव संख्या। अगर भाग पूरा न जाता हो, बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो उनमें दो संख्या होती है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। ठीक है, आप समझ सकते हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बार बार करते रहते हैं नीट के एग्जाम, लेकिन आपको तो सिंगल टाइम में निकालना है। ठीक है, सिंगल टाइम में कैसे निकालो, जब तक आप शांत रहोगे तब आसानी से नीट क्रैक हो जाए। ठीक है, अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आज आपको। हाँ, परसेंटेज है, ये सभी आपसे मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन डेसिमल, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी दो प्रकार की होती है, श्रेणी वैसे तीन प्रकार की होती है, हरात्मक श्रेणी होती है, समानांतर श्रेणी होती है और गुणोत्तर श्रेणी होती है। ठीक है, तो आपको हेडिंग लगाना क्या, श्रेणी। श्रेणी, श्रेणी का मतलब, श्रेणी का मतलब नहीं समझो, लेकिन जो क्रिकेट देखता है वहां आता है सीरीज, T20 की सीरीज है, इंटरनेशनल सीरीज है, आईपीएल की सीरीज। आईपीएल में सीरीज नहीं होती, आईपीएल में मैचेस होते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज। सीरीज तीन प्रकार की होती हैं, समान श्रेणी। समान श्रेणी का मतलब सम प्लस अंतर, यानी समान अंतराल में संख्याओं की आवर्ती। दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी श्रेणी होती है हरात्मक श्रेणी। इनके माध्य बनते हैं लेकिन वो आपसे रिलेटेड नहीं है। तो पहले हम श्रेणी लेके चलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, पहले गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा देखो, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखो। गुणोत्तर श्रेणी, ए सीरीज विद कॉमन सेम रेशियो। क्या लिखना है, इसका क्या मतलब होता है, सीरीज विद कॉमन, कॉमन रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, पहले आप देखो, कॉमन का मतलब होता है हिंदी में उभयनिष्ठ, सीरीज का मतलब श्रेणी, यानी कोई श्रेणी अगर समान अनुपात में, समान या एक उभयनिष्ठ अनुपात में चलती हो। ठीक है, एग्जाम्पल से नहीं समझे, अब इसका गणितीय रूप देखो। गणितीय रूप कहता है, पहले कोई संख्या ए, ठीक है, देन उस संख्या को लिखते हैं ए आर।
ठीक है। देन उसके बाद संख्या को लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की 4। अब सोचो ए का मान हम लेके चलते हैं, जैसे आर का मान, आर का मान आप 3 लिख लो। ठीक है, पहला मान लिख लो आर ए का, दूसरी क्या होगी 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 क्या होगी, सॉरी 2 इंटू 9 तो 80, 3 लिख दो, 2 इंटू 27 54। ऐसे ये सीरीज चलती रही। तो जो पहली जो संख्या दे रखी है, पहली ये संख्या, ये दूसरी संख्या, इनमें अंतर कितना हो, इनमें जो अभिनिवेश अनुपात है वो किसका है, सिर्फ आर का। ये संख्या ही तो बढ़ रही है, बाकी आर का मान तो सेम का सेम ही है। क्या बोल कि एक संख्या तो सेम है, लेकिन दूसरी संख्या अनुपात के रूप में बढ़ रही है। अनुपात मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि हम, जैसे हमने लिया कि नीट है, नीट को हम 3 क्वाड्रेंट मारते हैं, जैसे 240 अंकों की आ जाएगी बायोलॉजी, आएगी 240 अंकों की फिजिक्स, और 240 अंकों की केमिस्ट्री। ये एक अनुपात में तो है, ठीक है। 3 टोटल अनुपात कितना है, 1, उसके 3 कितने विकेटों में बटा है, 3 विकेटों में बटा, कितना 244 बायोलॉजी का, 244 मैथ का, सॉरी फिजिक्स का, 244 केमिस्ट्री। तो अनुपात में ही तो बटा है। यही अनुपात इनमें, भाई पहला ए है, दूसरे में क्या ए बढ़ा दिया, तीसरे में एक और बढ़ा दिया, ऐसे समझो। पहली संख्या है ए, दूसरी संख्या ए इंटू आर है, तीसरी संख्या कितनी, ए आर इंटू आर, ठीक है। फोर्थ संख्या कितनी, ए आर इंटू आर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक श्रेणी जो कॉमन पदों के कॉमन रेशियो के अनुसार चलती है, उसे क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। तो परिभाषा के रूप में लिखना है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या एक उभयनिष्ठ अनुपात में चलती है। अब इस आर का मान आपको दे रखा हो तो आर का मान कैसे निकाल, ए का मान दे रखा हो तो आर का मान कैसे निकाले। ठीक है, सीरीज दे रखी है, मतलब कोई भी सीरीज आपको दे दी, उसमें आर का रेशियो क्या होगा, तो आर का रेशियो होगा ए, सॉरी मैं जैसे पहला ये ले लिया, इनमें निकालना ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, आर से आर कैंसिल तो ये आर, देन ये आर वन, आर टू निकालने का तो क्या होगा, ए आर की क्यूब प्लस ए आर स्क्वायर, कितना आएगा। तो ये क्या कर रही है, एक समान रेशियो में तो आगे बढ़ रही है। ए को ले लो, आर पहला मान लेके ले लो, ए आर इंटू ए से कैंसिल आउट, तो कितना, इन सभी में सिर्फ आर का अंतर ही तो बढ़ता जाता है, आर से ये मल्टीपल होती जाती है और ये आगे बढ़ती जाती है। इसका एक सबसे ज्यादा होने वाला उपयोग वो क्या है, आपको लिखना एस इनफाइनाइट, एक सीरीज जो अनंत तक चलने वाली है, जैसे ए है डॉट, सॉरी किस संख्या ए है प्लस ए आर है प्लस ए आर स्क्वायर है प्लस ए आर क्यूब है प्लस ए आर 4 है प्लस ए आर 5, ऐसे संख्या इनफाइनाइट तक चलती। तो हमें क्या पता कि इसके मानों का, इसके टोटल योग क्या हो, हमें तो नहीं पता कितने संख्या को जोड़ सके और कितना कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करें। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्या होता है, लिखना है आपको एस इनफाइनाइट बराबर, पेंसिल चेंज कर लिखना आपको एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितने नीट आपके लिए है, ठीक है, उतना ही मैथ के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जैसे हम सीरीज के हिसाब से लेकर चले, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, अलग पेंसिल से लिखना आपको, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, ऐसे ये पद चलते रहते इनफाइनाइट तक चलते, तो इनका मान क्या हो, तो लिखना है एस इनफाइनाइट।
ए क्या है? पहला पद। ठीक है, तो लिखना ए अपॉन वन माइनस ए कितना है? क्योंकि ए का मान है वो है वन। आर का मान मैंने अभी बताया था कि द्वितीय पद अपॉन प्रथम पद। प्रथम पद तो कितना होगा? आर बराबर 1/2 इंटू वन। तो कितना हो जाएगा? 1/2। एस इनफाइनाइट बराबर 1 इंटू वन माइनस 1/2। करोगे तो कितना? 1 2 माइनस 1 1/2। तो ये मान कितना हो जाएगा? ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना सोल्व नहीं करना तो इसकी और भी ट्रिक है। ट्रिक पे ट्रिक आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन लेके समझो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अलग पेंसिल से लिखते हैं। एस इनफाइनाइट बराबर 1 प्लस 1/1/e² 1/e³ 1/e²। यह संख्या इनफाइनाइट तक चलती, तो इसका मान क्या करना है? आपको लगाना है एस इनफाइनाइट, पहला पद सेम का सेम 1। ठीक है, दूसरा, ये जो मान आपको दे रखा है, ये मान जो ई दे रखा है, ये मान द्वितीय मान, इसमें से एक घटा के लिख दो, बस काम खत्म। इसके अलावा आपको नहीं पूछा। सॉरी, ऊपर ई है, नीचे ई माइनस वन कर दो। और एग्जांपल लेके समझ सकते हो आप। पहले से एस इनफाइनाइट बराबर होगा, कोई सीरीज ले ली हमने, जैसे हमने ले ली 1 है, 1/4 है, 1/16 है, 1/6, सॉरी 64 है, ऐसे ये सीरीज चलती है इनफाइनाइट। इसका सीधा मान दो टर्म से समझना है। अगर हम सूत्र की सहायता से करें तो एस इनफाइनाइट बराबर 1 इंटू वन माइनस आर। देन सेकंड हमारा टर्म मिक्स से करना। पहला होगा 1 1/4, आर का मान निकाल लो। 1/16 में से 1/4 कम करके देख लो, या फिर 1/4 में से 1 इसको सॉल्यूशन करोगे तो 16 आएगा। एलसीएम तो आपको 16 लेना है, बड़ी संख्या लेनी है 1। कितनी बार? 4 बार, तो 4। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 3/16। या फिर इस प्रकार से ले सकते हो तो आप द्वितीय पद अपॉन, सॉरी ये नहीं करने, आपको करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। इसको ऐसे नहीं करना, इसको क्या करना है? ये ऊपर 4 है। ठीक है, क्या करना? 1/4 इंटू वन, तो रेशियो क्या आ गया? 1/4। 1/16 इंटू 1/4, तो 4 इंटू 16 कितना आ गया? 1/4। तो 1 इंटू वन माइनस 4। कर लो अब सोल्व। 1 4 माइनस 1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हमने बताया? एस इनफाइनाइट बराबर, ये कंडीशन तो हमें पता। आप आर का मान ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूं कि आर कैसे निकालो। आर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आर बराबर R2 माइनस R1 का अनुपात। यानी इसमें इसका भाग दे दो तो मान आर का आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था कि दूसरे टर्म से निकालोगे तो कैसे होगा। एस इनफाइनाइट, क्या देखना है? सिर्फ आपको ये 4 देखना है। ठीक है, द्वितीय पद देखना है सिर्फ आपको। कर दिया 4 बटा, इसमें से एक कम करके लिख दो। ठीक, आपको लगा कि ये सीधे हटाने का तरीका नहीं, एक क्वेश्चन और लिख के देख लो आप, और आपको खुद सोल्व करना देखना। क्वेश्चन नंबर कितने था? ये 3, और ये क्वेश्चन नंबर 4। मैं लेता हूं 1 इंटू वन माइनस 2 इंटू प्लस 1/4 इंटू 1/8 इंटू 1/60। ये क्या करता है? अनंत तक चलता है। अब इसका रेशियो निकालना है। पहला मैं निकाल के दिखा देता हूं,
और दूसरा आपको सिर्फ सीधा सूत्र से निकालना। पहला क्या होगा, ए कितना है, ए तो 1 है, तो 1। आर कितना होगा, आर बराबर -1/2 इंटू 1, तो क्या आया -1/2। तो 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, तो कितना मान आएगा 2 + 1, तो 2/3 मान है। यहां क्या मान आएगा, सीधा मान आपको देखना है। तो 2 का मान कितना है, -2। -2 में से एक और घटा दो, तो कितना मान आ जाएगा, -2/-3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 2/3 मान आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ या तो आप सूत्र की सहायता से निकाल लो, या फिर सूत्र की सहायता से न निकालो तो सीधा फॉर्मूला रटो। क्या देखना, द्वितीय पद देखो, उसको लिखो अपॉन, उसमें से एक कम करके लिख दो। ठीक है, बजाय आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखो, आपको और कुछ नहीं याद रखो। ठीक, तो समझ गए। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पदों का केवल और केवल एक समान अनुपात होता है। उन पदों के मध्य केवल एक समान अनुपात होता है। अब पढ़ेंगे हम समानांतर श्रेणी। गुणोत्तर तो पढ़ गए आप, अब पढ़ेंगे आप समानांतर। समानांतर आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो हम पढ़ते थे संधि विच्छेद। क्या होता था इसका संधि विच्छेद, इसका होता था सम प्लस अंतर। सम का मतलब होता है समान, अंतर यानी अंतर, अंतर का तो अंतर ही होता है, फिर डिफरेंस, डिफरेंस है ना, ये होता है समान अंतर। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि एक श्रेणी लेते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी से पहले एक क्वेश्चन और देखो। एक मिनट, एक क्वेश्चन में भूल गया था। हम अपने घरों में विद्युत का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत जहां से विद्युत आती है, हमारे घर प्रवेश करती है, वहां एक एक प्लग या लगा होता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ठीक है, वहां से विद्युत आगे प्रवेश करती है। पहले क्या भाई, एक तार आया, फिर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ, वहां से तार अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, उसका मान अनंत जगह चली जाती है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल धारा कितनी होगी, उस निकालने के लिए जब आप प्रतिरोध पढ़ोगे, तो प्रतिरोधों का आप दो अंतर पढ़ोगे। एक पढ़ोगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध, प्रतिरोध में जब पढ़ोगे तो आप आएगा, वहां ये सीरीज सबसे ज्यादा काम है। क्या आएगी प्रतिरोध में, एक तो आएगी श्रेणी क्रम प्रतिरोध, और दूसरा आएगा समानांतर क्रम प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में क्या होगा, R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है, सभी प्रतिरोधों को जोड़ दो। प्रतिरोध क्या होता है, धारा की मार्ग में रुकावट क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन जैसे ये धारा है, ये पहली पॉइंट है ए, इसमें ये प्रतिरोध लगा हुआ है R। ठीक है, यहां गई, यहां प्रतिरोध 2 है। ठीक है, वापस मान, यहां प्रतिरोध 1, यहां प्रतिरोध 2, यहां प्रतिरोध 3, यहां प्रतिरोध 4। ठीक है, इन सब के मान क्या जुड़ गए, अगला मान क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आठों क्या हो गए, ये आठों प्रतिरोध हो गए। ऐसे अनंत प्रतिरोध, एक सीरीज है बी तक, वहां तक इनफाइनाइट जुड़े, तो इसके लिए क्या करेंगे, एस इनफाइनाइट और 1 + 1 की पावर आर, ये इसका फॉर्मूला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रतिरोधों को, इसको हम लिख सकते हैं आर 1/2R, 1/4R, 1/8R, ऐसे ये श्रेणी चलती रहेगी। ठीक है, इन सभी का उपयोग क्या होगा, तो अभी इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, एस इनफाइनाइट बराबर पहला पद माइनस द्वितीय पद कितना है 1/2R अपॉन R, इसका रेशियो कर दे, तो क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 1/R से कैंसिल आउट, 1/2R, सॉरी यार क्या होगा 1/2Q, के क्यू कॉमन ले लेंगे, सॉरी पहले आपको इसे R कॉमन लेना है,
क्या करेंगे, एस इनफाइनाइट बराबर आर कॉमन ले लो, पहले से श्रेणी में बट लो 1/2, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इनफाइनाइट तक चलती रहती। आर बराबर पहला पद सेम का सेम 1/2, 1 - 1/2 का आर कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 - 1/2, तो आर कितना हो जाएगा 2R। तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा 2R। ये क्वेश्चन आपको यहां पूछा जाएगा जब विभव की एक सीरीज होगी, जैसे विभव की एक सीरीज होती है, ये V है, ये अलग से विभव है, इस तरीके से जब विभवों का योग होगा तब ये श्रेणी काम में आएगी। तो हम पढ़े थे गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के बाद में आएगा समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जहां पदों के मध्य एक समान अंतराल आएगा। क्या आएगा समान अंतराल, वहां क्या था ए सीरीज विद कॉमन रेशियो, यहां आएगा ए सीरीज विद कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समान उभयनिष्ठ अंतराल। ठीक है, इसका गणितीय रूप कहता है ए प्लस डी, A+2D, A+3D। इन पदों के मध्य सिर्फ अंतराल क्या आएगा सिर्फ डी का, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। जितने आगे बढ़ते जाओगे वहां पदों के अंतराल करो, अंतराल का मतलब माइनस करोगे तो इनका अंतराल आएगा, वो क्या आएगा वह आएगा सिर्फ डी का। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले, आपको उन सिर्फ फॉर्मूलों को याद करना है और उनसे बेस क्वेश्चनों को सोल्व करना है। सिर्फ दो क्वेश्चन पढ़े। कोई श्रेणी, हमने श्रेणी ली, जैसे श्रेणी है 2 है, 5 है, 8 है, ऐसे श्रेणी चलती है। इनमें पदों के मध्य सिर्फ 3 का अंतराल आता है। ठीक है, एक के से 3 जोड़ोगे तो 5 है, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 है, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11। ऐसे श्रेणी चलती है। हमें नहीं पता वो कितने पदों तक चलती है, वहां हमें ज्ञात होगा कि ये पद श्रेणी 100 पदों तक चलती है, 200 पदों तक चलती है, 1000 पदों तक चलती है। तो हम कैसे अनुमान कर सकते हैं कि वो nवां पद कितना होगा, वो 1000वां पद कितना होगा, वो 500वां पद कितना होगा, वह 250वां पद कितना होगा, कुछ भी दिया हो। ठीक है, वहां आपको सिर्फ इसके अंतिम पद का फॉर्मूला निकालना है। अंतिम पद क्या होगा, ए तो सभी में कॉमन है, प्लस ए तो सभी में कॉमन है। आपको दिया हो कि जैसे 300 पद है, तो हमने लिखा है 300, ए प्लस 300 माइनस ए कम कर दो उसमें से, कोष्टक जितने का अंतराल चल रहा है वह उसका अंतिम पद, तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस n-1d। ये इसका पदों के मध्य अंतराल अंतिम पद होगा। ये क्या होगा इसका लास्ट पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दे रखा। अंतिम पद का सूत्र होगा a प्लस n-1d। ए प्रथम पद है, डी अंतराल है और n टोटल पद है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आएगा समाधान श्रेणी के मध्य पदों का योग एस एन बराबर होगा n/2, यानी टोटल पदों की संख्या में 2 का भाग देना, कोष्टक 2a प्रथम पद को 2 बार मल्टीपल करना, प्लस n-1 अधिकतम पदों में से एक पद कम करके और d से मल्टीपल कर देना। ये उसका अंतराल। इसके बाद में आपको कोई भी श्रेणी कितने भी अंतराल से चलती हो, जैसे 10,000 तक पदों से चलती हो या 10,000 पद तक या लाख पदों तक चलती हो, कोई भी अंतराल हो, माइनस का हो प्लस का हो, उसका आप टोटल योग कर सकते हो बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के, सिर्फ एक इक्वेशन के जाते हैं। यही होता है समानांतर श्रेणी का। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना हो तो वापस मैं आपको करके दिखाता हूं। ये श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें दे रखा कि 2, 5, 8, 11, 14, 17, 14 है, यहाँ पे 14 है, 17 है, ऐसे ये अंतिम 100 पदों तक चलती है। हमने एक क्वेश्चन में दे रखा। जब इसको सोल्व होंगे तो कैसे करेंगे, प्रथम पद कितना है a बराबर 2, d निकालेंगे तो क्या करेंगे a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद a माइनस 2 कितना आएगा 3। अगर आपको और निकालना हो तो d a3 में से a2 कर लो, चाहे वहां भी अंतराल इतना ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अंतराल तो सभी में सेम चल रहा है। तब अंतिम पद लास्ट पद, लास्ट पद कैसे निकालें, लास्ट पद निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, प्रथम पद कितना है 2 लिख दो। कितना पद हमको ज्ञात करना है 100वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 100 माइनस 1 कम कर दो, कितना आएगा 99। अब अंतराल कितना है उसे मल्टीपल कर दो इंटू 3। पहले इस प्लस वाले से मल्टीपल में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 297 माइनस
293 इंटू 99 इंटू 3। 99 इंटू 3 करोगे तो ये इसका क्वेश्चन आएगा, सॉरी करोगे तो 2 इंटू 297 करोगे तो आएगा 5। इसको रिमूव कर देता हूं आपको। 14 14 आएगा, 18 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5। 594 पदों तक चलती है, यानी 100 पद इस श्रेणी का 594 पद होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, 23 है, 26 है, 29 है, 32 है, एंड सो ऑन। ये चलती रहेगी, कहां तक चलती रहेगी? 594। इससे पहला पद क्या होगा? 591 लिख सकते हो, 588 लिख सकते हो। अब इन पदों का योग कितना होगा? बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला क्या होगा? एस एन बराबर, बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ टोटल पद कितने? टोटल पद है 100, ठीक है, बट्टा 2। 100 पद के 594 इसका लास्ट पद है, वो आपको नहीं याद करना, सिर्फ आपको यह याद रखना है कि टोटल पद कितने हैं? 100। 2a प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 2 प्लस टोटल पदों की संख्या -1 99 इंटू अंतराल 3 करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 50 कोष्टक 4 प्लस 297। तो 50 इंटू 301, 301 को करोगे तो 15,050 के आसपास इसका उत्तर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने और कराया था, 10 है, 20 है, 30 है, 40 ऐसे करोगे ना। इसकी बजाय आप एक क्वेश्चन और लेकर उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक छोटा पद ले लो या फिर एक बड़ा पद ले सकते हैं, उसकी सहायता से हम इसको सोल्व करते हैं। ये पद ले लिया हमने, क्वेश्चन है एक ले सकते हैं हम, 7 है, 11 है, 4 का अंतर करते जाओ और इसको निकालते जाओ। 15 है, 15 के बाद 19 है, 19 के बाद में 23 है, एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती है कहां तक? ये सीरीज चलती है 200 पदों तक। तो लास्ट ऑफ 200 पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको सिर्फ मान पुट अप करने हैं और इसकी वैल्यू निकालनी। तो क्या होगा? प्रथम पद 7 है, 200 में से एक कम कर दो, 99 इंटू 4 करो, 4 से मल्टीपल करो तो 36 इंटू 3 बचाएगा, 36 प्लस 9 3 बचाएगा, 7 प्लस ये हो जाएगा 5600। 5600 में से कितना कम करना है? सिर्फ 28 कम करना है, तो 5572 ये इसका मान होगा। सीधा अपन मल्टीपल करके देख लो, ये मान आएगा। ऐसा निकालोगे यानी सभी पदों का योग निकालो तो कितना आएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करोगे तो आएगा 200 पद है तो 100 पद हो जाएंगे। प्रथम पद है तो 7 प्लस 200 माइनस 1 199 इंटू 4। 199 को बताया कि कितना हो जाएगा? 796। ये 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 810। 100 प्लस 810 कितना हो जाएगा भैया जी? 81,000। इस सहायता से आप पदों की समानांतर श्रेणी के हिसाब से आप 1000 पद हो, 2000 पद हो, चाहे कितना भी अंतराल हो, उस श्रेणी का आप लास्ट पद निकाल सकते हो और उन पदों का योग ज्ञात कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको लगभग बार ये काम आएगी, ज्यादा काम नहीं आएगी लेकिन काम आएगी। इसके बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे ज्यादा बार ये फॉर्मूला पूछो, सबसे ज्यादा बार फिजिक्स में ये जब भी आपको डेरिवेशन होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये टर्म आपको यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री बेस में भी होती है और ये यहां भी होती है। इसमें कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए बी प्लस का मान कुछ भी हो सकता है। इसका मान जैसे हमने दे रखा हो कि हमको पता हो कि 103 का वर्ग क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन दे रखा हो, इसका योग क्या होगा। आपको दे रखा हो कि 150 का वर्ग क्या होगा, तो उसको कैसे करोगे? उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 50 का स्क्वायर। अब कर लो, 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2ab 100 इंटू 50। ये लो, इनका मान निकाल सकते हो। बजाय 150 को 150 से वर्ग करके, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की बजाय
सिर्फ बीजगणितीय फॉर्मूले से इसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ एक मान याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो फॉर्मूले और याद कर सकते हो, ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण यानी ऐसे समीकरण जिसमें प्रथम पद की घात 2। मैंने यहां 3 फॉर्मूले लिख रखे। पहला पद दे रखा है उसमें कोई घात नहीं, तो उसको कहेंगे एकल पद। जब पदों की संख्या 2 हो, पहले पद में x की घात 2 हो, तो उसे कहेंगे द्वितीय पद, द्विघातीय पद। 3 पद हो तो तृतीय घातीय पद। अब इस फॉर्मूले से हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, आपको यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा यहां x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन पूछेगा इनके मूलों का योग क्या होगा और इनके मूलों का अंतर क्या होगा। तो x का मान का फॉर्मूला होगा, लिख लेना है, हमेशा यूज होगा माइनस बी प्लस माइनस। प्लस माइनस का कंडीशन है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ए माइनस बी कोष्टक बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला किसका है? द्विघातीय समीकरण का। द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण। इसको हम क्या बोल सकते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। या x का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका क्वेश्चन लेकर आप इसके मान को निकाल सकते हो। अभी मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको इक्वेशन दी गई हो, अगर इक्वेशन आर गिवन, जब कोई इक्वेशन दी गई हो, जैसे मैंने दे रखा हो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0, ये एक इक्वेशन मैंने दे रखी है। इसको हम कैसे सॉल्यूशन करें? तो आप कभी भी पूरा फॉर्मूला लगाने के बजाय आप सीधा एक सूत्र लगाना। वो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये मान रख लो और आपको पता चल जाएगा कि ये सूत्र इस इक्वेशन पे फिट बैठता या नहीं बैठता। फिट कैसे बैठेगा? जैसे हमने रखा है बी का मान कितना है, ये ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें एक्स का मान निकालना है, तो बी का कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू 4। ठीक है, सी का मान कितना है 4, तो 36 माइनस 16 दूनी 32, 8 8 चौक 32, मान कितना बच गया 4। ये मान किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है लिखना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये जो मान देगा x का, वह मान यूनिक होगा। यूनिक बोले तो अद्वितीय होगा। अद्वितीय बोले तो इस जैसा मान और नहीं आएगा, केवल यही मान आएगा। जैसे सौर मंडल में सूर्य है तो एक ही सूर्य है और कोई सूर्य नहीं। देन दूसरी कंडीशन कहलाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब इसका मान 0 से बड़ा होगा, यानी x का मान 0 से बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें x का मान काल्पनिक भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका मान हम x का मान निकालते हैं 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4। एग्जाम्पल ले लिया 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स 6x प्लस 4 बराबर 0। अब x का मान निकालो। हमने पता चल गया कि इसका मान यूनिक होगा,
तो कैसे होगा सूत्र में, -6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 × 2 × 4 अपॉन 2 × ए का मान कितना 2, कर लो सोल्व। -6 प्लस 36 32 में से आ जाएगा तो √4। √4 का मैंने बात बताया था जब वर्गमूल पढ़ाया था, इसका मान कितना होता है, √4 का वर्ग होता है, सॉरी √4 का मान होता है 2 अपॉन 4। -6 प्लस माइनस 2 अपॉन 4। अब यहां से प्लस और माइनस के दो मान कैसे होंगे, कैसे प्लस का यूज होगा कैसे माइनस का, वो आपको देखना। तो आपको करना है, एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। ये कितना मान आएगा, -4 अपॉन 4, तो आएगा मान 1। दूसरा मान आता है -8 अपॉन 4, तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये जो इसके मान निकल कर आए हैं, क्या मान आए, माइनस का 1 और माइनस का 2। एक्स के ये दो मान इस समीकरण में हम रख सकते हैं और एक्स इस समीकरण का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। देन अगर यहां आपको पूछा जाए, एक अलग मान और पूछा जाता है, ज्यादा यूज नहीं होता पर अगर पूछे तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूल क्या होते हैं, ये अक्स के पावर में जो है इनको कहते हैं मूल। मूल में से ऐसे समझ सकते हो अल्फा प्लस बीटा, ये एक अलग ट्रिम है, सिर्फ अल्फा बीटा इनको याद नहीं करना, सिर्फ आपको एक ही याद रखना, मूलों का योग क्या होगा, तो आपको सीधा याद होगा -b अपॉन ए। अगर ये पूछे मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा डॉट बीटा, तो ये कितना होगा c अपॉन ए। ठीक है, ए बी सी का मान को पता है, इनके मूलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर मूलों का मान ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें तो कितना होगा, -6 अपॉन 2, तो कितना होगा मूल -3। अगर एल डॉट बिल्फा 4 × 2, तो कितना मान होगा 2। तो आप समझ गए एक्स का मान कितना होगा और मूलों का मान कितना होगा, ये आपको निकालना आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आओगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनिमा, मिनिस्मा एंड मैक्सिमा, यानी निम्नतम और उच्चतम। पढ़ा रहे थे कि मिनिमा और मैक्सिमा यानी क्या होता है मिनिमा और क्या होता है मैक्सिमा, निम्नतम पद और उच्चतम पद। जब हम कोई पद दे रखा हो या कोई फलन दे रखा हो या फिर कोई समीकरण दे रखा हो, उस समीकरण को कहीं ना कहीं तो उसका पद मिनिमम होगा या कहीं ना कहीं उसका पद मैक्सिमम होगा। अब जैसे हमने अवकलन पढ़ा था dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, जब हम dy अपॉन dx कर रहे थे तो एक समीकरण था उसका अवकलन कर रहे थे, उसके बराबर 0 रखे थे। अब उसकी दो कंडीशन हो सकती है, t बराबर 0 सेकंड पे हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, वहां देखा था कि t बराबर 2 सेकंड पे, मैंने वहां बताया था कि लिमिट 10 बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पे वहां फलन का मान आ गया था। यहां हम क्या देखते हैं कि कोई ग्राफ है, कोई फलन है उसका ग्राफ है, ठीक है, वैसे चलता है, जरूरी नहीं कि ये ऊपर ही चले, ऐसे चलता, ठीक है। ये फलन हमें दे रखा, या तो ये कंडीशन हो सकती है या इसकी दो कंडीशन और समझो आप। ठीक है, अब हमें ये दे रखा हो, ये एक मैंने कल आप परसों पे बताया था कि जरूरी नहीं कि हर चीज समान हो, उसका स्तर समान हो, सबका स्तर अलग अलग हो सकता है। तो जो इन फलनों की स्थिति है वह इन पॉइंट पर क्या है, उच्चतम है। यानी जैसे हम ब्लड का सैंपल देखते हैं वहां एक ग्राफ टाइप आता है, ठीक है, जैसे हम अलग अलग समीकरण देखते हैं, अलग अलग पहले हम ग्राफ बनाते थे, संख्याओं को आरोपित करते थे, अलग अलग डायमेंशन में आरोपित करते थे, वहां हम क्या देख सकते हैं, जितना मान बढ़ा ग्राफ उतना ही ऊंचा होता था। यानी फलन का वह मान जहां फलन अपना मान उच्चतम देता हो, फलन में ऐसी कोई वैल्यू पुटअप करे कि फलन अपना मान उच्चतम देता हो या अधिकतम देता हो, तो उस स्थिति को कहेंगे मैक्सिमा। और ऐसी स्थिति
जहां फलन का मान निम्नतम हो। तो आपको इन स्थितियों पर फलन का मान क्या होगा? मिनिमम, मिनिमा, मिनिमा। यहां क्या होगा? मैक्सिमा। अगर फलन में केवल उच्चतम मान हो, केवल उच्चतम मान हो, तो हम dy अपॉन dx से काम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह dy अपॉन dx से काम चलाएं। जरूरी नहीं हो सकता ऐसे फलन हो जहां फलन ऊपर भी जाता हो, कई बार फलन नीचे भी आता हो, ठीक है। उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? वहां यूज करेंगे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों चीजों का हम यूज करेंगे, मिक्सअप यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? dy, मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx क्या लिखेंगे? मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx जब स्लोप ओनली पॉजिटिव हो, ओनली पॉजिटिव प्लस चिन्ह की हो, देन मीनिंग ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक बार आपको इसको देखना, फिर मैं बताता हूं कि चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप। अब आपको इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखना है। क्या लिखना है? यदि ऐसे जूम कर लो थोड़ा सा, एकदम मिनिमम जूम करके लिखना। आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ आपको लिखना है, लाल पेन से ले लेना है, लिखना है यदि कोई फलन अपने अधिकतम मान, अधिकतम मान प्राप्त करे तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। यदि स्लोप, यदि कोई फलन अपने मिनिमा एंड मैक्सिमा दोनों मान दे तो वह फलन उच्चतम व निम्नतम दोनों स्थिति प्राप्त करेगा, ठीक है। अगर वो उच्चतम उच्चतम मान दिया जा रहा है, तब वह फलन क्या होगा? वह फलन केवल पॉजिटिव स्थिति प्राप्त करेगा। लेकिन अगर फलन हमेशा अगर दोनों मान देता है, अधिकतम मान भी दे और निचतम मान दे, तब भी फलन क्या करेगा? उच्चतम भी होगा और निम्नतम भी होगा। मुझे लगता है आपको ये समझ में नहीं आएगा, और जब तक हम इसका एग्जाम्पल नहीं करेंगे इसका मान आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एक क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर 5x प्लस 6 बराबर 0। यहां फलन का पहले आपको क्या करना है? फलन का अवकलन करना है। तो फलन का अवकलन कर लो, 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको y मान सकते हो, तो क्या होगा? 2x प्लस 5, ठीक है। यह अवकलन हो गया। अब dy अपॉन डी एक्स के बराबर 0 रख लो, तो क्या मान आएगा? 2x प्लस 5। तो x का मान होगा बराबर 0, x बराबर माइनस के 5/3। ये मान देगा, फलन ये मान देता है। कोई जरूरी नहीं कि फलन उच्चतम मान दे, फलन अकेला निम्नतम मान भी दे सकता है। उसकी स्थिति हमेशा मिनिमा हो तो वह मान निम्नतम भी देगा। अब इस फलन को हम दोबारा करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2। यहां फलन अपना स्लोप चेंज कर रहा है और इसका मान 2 आ रहा, ठीक है। एक बार अवकलन किया, x का मान निकला, दोबारा अवकलन किया, मान आ गया। तो हमें क्या पता चला? स्लोप, मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx क्या कहता है? बराबर 0 की स्लोप हमेशा पॉजिटिव मान देगा। लेकिन अगर स्लोप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स
तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव मान दोनों मिक्स में देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो। अब इस y में ये x के मान पुटअप करो और फिर ये मान पुटअप करो। तो y बराबर, y कौन सा है, ये y बराबर है माइनस के क्या मान है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, करना तो dy अपॉन dx बराबर माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5/2 इंटू 5 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, करो इसको। तो करोगे तो इसका मान आएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6 बराबर 0। ये मान हो गया। अब एलसीएम ले लो इन तीनों का। एलसीएम कितना लोगे, 4 ले लो, क्योंकि अधिकतम संख्या यही है। 75 माइनस 50 प्लस ये 1 है, 1 को 4 से करोगे और 4 को 6 से करोगे तो 24 बराबर 0। ये हो गया 49 और तो इसका मान आ गया -4। अब ये -4 मान देता है किस पे, dy अपॉन dx। ठीक है, ये dy अपॉन dx का मान आ गया। x का मान निकाला, पहले अवकलन y दे रखा था, y का अवकलन किया, अवकलन का मान x का मान निकाला, x के मान को वापस फलन में रखा, फलन का मान आ गया। अब यहां दो कंडीशन यूज होगी। पहली कंडीशन होगी यदि पॉजिटिव हो, यदि dy अपॉन dx पॉजिटिव वैल्यू दे, वैल्यू प्रदान करे, तब क्या कंडीशन होगी, पॉजिटिव वैल्यू प्रदान करे। तो हमेशा याद रखना एक इमोजी आता है, हम व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, कैसा इमोजी आता है, ये हिप्पी वाला इमोजी आता है। तब ये फलन अपनी मिनिमम स्थिति हो, यदि dy अपॉन dx पॉजिटिव वैल्यू प्रदान करे तो फलन, फलन कौन सा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वह फलन है। तो फलन अपनी मिनिमम स्थिति पर होगा। ठीक है, अगर फलन पॉजिटिव है तो फलन अपनी मिनिमम स्थिति पर होगा। यदि फलन, यदि dy अपॉन dx नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू दे, तब क्या साइन होगा, जो हम उदास के लिए यूज करते हैं वो साइन नहीं होगा। तब फलन अपनी, तब फलन अपनी उच्चतम यानी मैक्सिमम स्थिति पर होगा, स्थिति पर होगा। अब एक बार इस पूरे टॉपिक को वापस, मैंने बताया कि कोई फलन है, कोई तरंग का कण है, कण की स्थिति है वो ऐसे चल रही है। ठीक है, हमने एक पहाड़ों की सीरीज ले ली, हमें पता है कि माउंटेन एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पहाड़, तो वह स्थिति टॉपेस्ट स्थिति है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ जमीन के बराबर भी हो, यानी जीरो स्थिति भी हो सकती है। कहीं पहाड़ ऊंचे हैं, कहीं पहाड़ समान है, कहीं पहाड़ ऊपर है, कहीं, यानी वो सीरीज ऐसे चलती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, हम ऊर्जा में पढ़ते हैं कि ऊर्जा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वह केवल रूप चेंज करती। तो जब हम किसी कण के जीरो स्थिति पर थे तो कण हमेशा जीरो से अधिकतम स्थिति पर जाएगा, लेकिन जब कण अपनी अधिकतम स्थिति पर हो तो वापस कण जीरो स्थिति पे आएगा। ठीक है, वैसे ही यदि फलन का मान पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होने का मतलब यहां से उसने मान पॉजिटिव प्राप्त किया है, तब वह हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। यदि फलन अपना निचतम मान प्राप्त करे, यानी वह नेगेटिव मान प्राप्त करे, तो वह अपनी उच्चतम स्थिति पर होगा और वह गिरेगा। यानी अगर आप 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज लेकर आए हो, अगर आपने 12th में स्थिति नहीं सुधारी तो आप नीचे की तरफ आए, यानी मैक्सिमम से मिनिमम आए। लेकिन आपने 10th में अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब आप अच्छी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 12th में ऊपर जाएंगे। बस यही होता है मिनिमम फलन और मैक्सिमम फलन का अंतर। क्या याद करना है, अगर पॉजिटिव मान है तो फलन कौन सा इमोजी बनाएगा, हैप्पी इमोजी। हैप्पी इमोजी का मतलब फलन अब बढ़ेगा, फलन अब
ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर फलन नेगेटिव मान देता है, नेगेटिव देता है तो मान उदास होता है, उदास होता है तो मान हमेशा नीचे की तरफ आएगा। इसके बाद में दो तीन क्वेश्चन आपको लिखने, ये इंपॉर्टेंट लिखने इसलिए है क्योंकि लगभग क्वेश्चनों में, लगभग सॉरी नहीं, लगभग तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको वेक्टर के मान आपको प्लस माइनस में पूछेंगे, यानी अधिकतम मान और मिनिमम मान, वहां ये इनका यूज होगा। तो आपको लिखना है इम्पोर्टेंट नोट्स बाई आर एन एम के द्वारा। क्या लिखना है? पहला लिखना है साइन थीटा और कोस थीटा का परिसर या क्षेत्र। यानी क्षेत्र का मतलब, परिसर का मतलब, कोई कण है, दो बिंदुओं के मध्य, हमने बोला कि जैसे जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 300 किलोमीटर, ठीक है, तो वो उसका टोटल परिसर ही तो हुआ, इतने से लेकर इतने के मध्य तो ही होगी। ऐसी प्रकार मैंने आपको बताया कि साइन का मान कभी भी 0 से 1 के मध्य होता है, लेकिन कॉस का -1 से 1 के मध्य, तो इन दोनों का परिसर होगा -1 से लेकर 1 के मध्य। यानी साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा -1 से लेकर और 1 तक, अकेले नहीं, अकेला नहीं, दोनों मिलकर -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू देंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी लाइन, दूसरा नोट्स क्या कहता है? अगर आपको दे रखा हो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इनका वैल्यू मिनिमम कहां देगा? मिनिमम मान देगा ये, कोष्टक में लगा लो, माइनस ए स्क्वायर पॉन बी स्क्वायर, ये है इसकी मिनिमा। देन कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम। ठीक है, ये दो कंडीशन है इनकी। देन तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नोट से, सॉरी तीसरी लाइन क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है नोट्स की, ये इसमें है, जैसे एक एग्जांपल है कि आप समझाता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल है 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ठीक है, कि क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है लगभग, कि मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। तो आपको सीधा क्या करना है, सीधा करना है कि -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, कोष्टक में 1 16 प्लस 9 कितना हो गया, रूट -5 और 5। तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -5 से लेकर 5 के बीच में होगी। और क्वेश्चन लेना चाहो तो ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, 7 साइन थीटा -24 कोस थीटा, इसकी मिनिमम एक क्वेश्चन और ले सकते हो, -7 साइन थीटा -24 कोस थीटा। आपको अगर कोई भी मान दियो, माइनस के दियो, प्लस के दियो, कुछ ही मान दियो, हमेशा जब इनका स्क्वायर निकलेगा, जब इनका मोड निकलेगा, मोड होता है ये चिन्ह, इस चिन्ह को कहते हैं मोड। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये होता है मोड, इसको कहेंगे मोड। इस मोड में चाहे +5 रख लो तो भी वैल्यू 5 आएगी, अगर आप इस मोड में -5 वैल्यू रखोगे तो भी वैल्यू 5 आएगी। यानी मोड गिवन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, यानी हमेशा मोड क्या मान देगा, पॉजिटिव मान देगा। तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम स्थिति क्या होगी, तो वही कर लो, रूट निकालो दोनों का, एक का तो माइनस लगा लो, तो 7 का कितना होगा 49 प्लस 576, ये इनका होगा 625, तो माइनस के 25 और 25, यहां भी इनका इतना ही मान आएगा, -25 और 25।
ठीक है, ये इनके सीधे मान। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट कर जाते हैं इंटीग्रेशन। 8-7 पेज और बढ़ा लेता हूं मैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। इंटीग्रेशन क्या होता है? छोटे छोटे खंडों के क्षेत्रफलों का योग। अगला हेडिंग है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन शायद तक ये इसकी मीनिंग हो सकती है, मेरे को एक बार कंफ्यूजन है। हम्म, हाँ इंटीग्रेशन, हाँ ये इसकी इसमें इसको कहेंगे हम समाकलन। समाक आपने अवकलन का पढ़ा था, अब समाकलन का और चित्र देख लेना एक बार। ये स्थिति होगी, ये एक्स ग्राफ है, ये वाई ग्राफ। कोई कण अपनी स्थिति इस प्रकार दर्शा रहा है। हमको किसी ने बताया कि t बराबर 2 सेकंड पर, या x बराबर 0 पर, x बराबर 1 समझ ले, तो या x बराबर 2, इनके मध्य जो क्षेत्रफल घेरा गया इसका निकालना है। तो हमेशा याद रखना, समाकलन हमेशा छोटे छोटे खंडों को का क्षेत्रफल ज्ञात करके उन सभी का योग निकालता है। ठीक है, अब यहाँ इन समाकलन क्या होता है? समाकलन को हम किसे दर्शाते हैं? ये सभी समाकलन का सूत्र होता है, सॉरी, y बराबर x बराबर y दे रखा है, या मैं ये मान दे रखा हूं x बराबर y, तो इसका फलन क्या होगा? y बराबर डी अपॉन डी एक्स। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। इसका रिमूव करना है फिर आपको, इससे कर लेना आपको। ये y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या है? अवकलन का, सॉरी, समाकलन का एक स्वरूप मान सकते हो, या रिप्रेजेंटेशन मान सकते हो। PRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस प्रकार इन दर्शाते हैं। अगर आपको दे रखा हो x1, तो ये क्या है? इसकी लोअर लिमिट, यानी निचतम सीमा। अगर x2 दे रखा हो तो ये क्या है? उच्चतम सीमा। समझ गए? यानी कोई कण है इस ग्राफ, जैसे कोई कण है x बराबर वाई स्क्वायर है, हमने वाई स्क्वायर लिख लिया, ये कोई फलन है। इस फलन की स्थिति क्या होगी? जैसे फलन y बराबर 1 में लेते हैं, तो x का मान कितना होगा? 1 रखेंगे तो x का 1 आ जाएगा, ये इसका ग्राफ हो गया। देन दूसरे का ग्राफ 4 आ जाएगा। ये इस प्रकार मान बढ़ता जाता है। ठीक है, ये मान ऐसे बढ़ता जाता है। हमें कहा गया कि 2 से 3 के बीच का जो ग्राफ है उसका मान आपको निकालना है। तब क्या करेंगे? y बराबर इसका ऐसे करेंगे, किसके बीच? 2 से 3 के मध्य वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। अब आपको अचर के देखना है, अचर के समाकलन। जब अचर दिया गया हो, क्या दिया गया हो? अचर। अचर कौन सी वैल्यू जिसका मान बदलना? अगर अचर दे रखा हो, जैसे दे रखा हो y बराबर के डॉट डी एक्स है, y डॉट डी एक्स है, ये अलग अलग है। 3 डॉट डी एक्स है। और देख लो y बराबर 5 डॉट डी एक्स है। ठीक है, हाँ। अब इनके जब अवकलन करोगे तो इनमें दो चीजें ध्यान से देखना कैसे होगा। सिर्फ आपको के एक्स कर देना, एचर है तो इसको सिर्फ एक बार आप एक्स से मल्टीपल कर देना, प्लस सी लिख देना। सी क्या? इसका एक टाइप होता है, इसको लिखे। या आप सी टाइप ना करना चाहो तो इसको बड़े कोष्टक में लिखो और के प्लस, यानी आपको कोष्टक लगाना है। जैसे आप पहले स्कूल में जाते थे, आपको टिफिन दिया जाता, तो इंपॉर्टेंस ये होती थी कि आप आओ ना आओ लेकिन वो टिफिन का बॉक्स जरूर लेके आओ। तो आप प्लस सी लिखो या ना लिखो, लेकिन इसके अंदर बड़ा बॉक्स जरूर लगाओ। ये दोनों स्थिति हो सकती है, ये सभी में आएगी। y का होगा वाई एक्स प्लस सी, या बड़ा कोष्टक वाई एक्स। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक क्यों लगाया? यहां ये लिमिट को दर्शाएंगे। ऊपर जो बड़े बड़े कोष्टक में ऊपर लिखा जाएगा वो उच्चतम सीमा होगी, और नीचे वो क्या होगी? ये उच्चतम सीमा और ये निम्नतम सीमा। और लिख सकते हो y बराबर 3x हो गया, यानी अचर का जब अवकलन होगा तो अक्स क्या हो जाएगा? मल्टीपल
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। इसके बाद में ये हो गया। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कि EX का क्या होगा। EX डॉट DX का हो जाएगा सीधा E डॉट DX प्लस C। ये दोनों में सेम है, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे 1/x। 1/x लिखने पहले हमने वहां पढ़ा था समाकलन में, और यहां देख लो ये है अवकलन और ये है समाकलन। अब आपको देखते जाने हैं कि यहां क्या होता है और वहां क्या होता था। वहां होता था e की पावर x का, e की पावर x, यहां e की पावर x का d/dx, यहां e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x प्लस c। वहां x की पावर n का होता था n x की पावर n-1, यहां x की पावर n का होगा, क्या होगा x की पावर n का, तो लिखना है x की पावर n+1, यानी ऊपर एक पावर +1 करके लिखो, देन नीचे एक +1 करके लिख सकते हो। देन वहां क्या होता था 1/x का d/dx क्या होता था 1/x का, जब कोई पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की एक पावर होगी, तो -1 डॉट x की पावर -2, तो हम ऐसे लिखते थे 1/x²। यहां 1/x का होगा, याद रखना है क्या होगा, log x प्लस c। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें, ये तीन चीजें आपको याद रखना। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 बटा n+1, 1/x log x, ठीक है। अब आप इसका एग्जांपल के साथ समझना चाहो तो एक एग्जांपल देख लो इसका, x की पावर n का क्वेश्चन। 2x की पावर 3, तो क्या होगा 2 सेम का सेम, x की पावर ऊपर एक पावर बढ़ा दो, देन नीचे एक पावर बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस c। ये हो गया। अब आप साइन के मान और देख लो, यहां साइन के मान क्या होते थे, वहां होता था साइन x बराबर कोस x, यहां साइन x बराबर होता है माइनस कोस x, ठीक है। साइन x बराबर क्या होता है माइनस कोस x, कोष्टक लगाते जाओ। वहां होता था कोस x बराबर माइनस साइन x, अवकलन होते ये इस साइड में अवकलन है और ये समाकलन। ये सिर्फ इतने मान आपको याद रखने, बाकी मान आपको याद नहीं रखने। यहां कोस x का होगा, यहां इज्जत होगी साइन x की, तो प्लस का आएगा। वहां टेन एक्स का था, वहां टेन एक्स का अलग था, यहां टेन एक्स का क्या होगा, अलग अलग लिख सकते हो। किसका, चाहे सेक स्क्वायर एक्स का, तो यहां सेक स्क्वायर एक्स का ऐसे मोड़ लगाते जाओ, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का होगा टेन एक्स। ये चीजें आपको याद रखनी। देन इसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स के बाद में कौन से मान बच गए, सेक एक्स के बाद में सेक एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा यहां माइनस का होगा, माइनस क्या होगा, माइनस क्या कोट एक्स। सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद रखनी, तो ये लगभग आपकी मैथ होगी। इसके बाद में दो तीन चीजें याद रखनी, कौन सी, जैसे आपको वर्थ दे रखा हो, वर्थ, वर्थ का समीकरण क्या होगा, ये दो तीन चीजें और लिख लो। वर्थ का समीकरण होगा x² प्लस y² प्लस 1 है। यदि कोई बड़ा दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त को क्या बोलेंगे, पृथ्वी क्या एक पैराबोला, यानी दीर्घवृत्त की तरह, उसका फॉर्मूला होगा x² प्लस a² प्लस y² अपॉन b² बराबर a। ये ए बी उसकी एक्सांश है, यानी ए साइड की एक्सांश और बी साइड की एक्सांश, और 1/x का log x हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा और तो कोई विशेष मान है नहीं। तो ये आपकी सारी बेसिक मैथ जो मैंने आपको कंप्लीट कराई है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अपलोड करें ग्रुप में, ताकि आप सोल्व करो, और अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो मैं उसको दोबारा इसी वीडियो में या अगले वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आप सभी हमें रिप्लाई जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।